वैज्ञानिक स्टेनले हॉल, क्रो एंड क्रो, पेस्टोलॉजी वर्क, रूसो, बहुत सारे को फ्रावेल, टीपी नैन, जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, हरलॉक, स्टेनले हॉल, क्रो एंड क्रो, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे नियम और बहुत सारे ऐसे शब्द जिसको आप पढ़ करके आपको हर जगह कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इस तरीके से जानेंगे कि कैसे शुरुआत करें बाल विकास को, किस तरीके से करें। तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बाल विकास किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से पढ़ें, कितना चीज़ें पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने आज वीडियो में इस बताने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बिना आप इसके समझे आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा पढ़ें कि सुपर टेट तक भी काम आए, कोई भी दिक्कत ना हो आपको। तो फ्रेंड आइए, स्वागत है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि बाल विकास आखिर इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें आपको समझ करके, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को सेक्शन वाइज या पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। जो बाल विकास होता है इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं सिद्धांत, नियम या विधि। सारी चीज़ें एक ही हैं। सिद्धांत क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। फ्रावेल का क्या सिद्धांत है, जॉन लॉक का क्या सिद्धांत है, पेस्टोलॉजी ने कौन सा नियम दिया है ना, क्रो एंड क्रो की कौन सी विधि है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। जॉन डीबी, इतने सारे वैज्ञानिक किस तरीके से याद करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छे से समझाने की कोशिश मैं करूँगा। मैं खुद जो है जिस तरीके से पढ़ाई की थी और जिस तरीके से अच्छा नंबर लाया था उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर इन नियमों और इन विधियों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इन नियमों और विधियों का अनुप्रयोग। देखिए, आप जब तक सेक्शन में कोई भी चीज़ नहीं बांट लेंगे, आखिर उस सब्जेक्ट में है क्या, इस चीज़ को अगर आप जान गए तो उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पकड़ के अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने बाल विकास या बाल मनोविज्ञान पे अध्ययन किया है, उनके नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे। उन नामों को याद करना और उन्होंने किस किस कार्य क्षेत्र में काम किया है, किस किस क्षेत्र में विकास में काम किया है या बुद्धि पे काम किया है या किसी ने किसी भी क्षेत्र में संवेगात्मक विकास पे काम किया है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। अगली बात जो आती है यहाँ पे, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो वैज्ञानिक यहाँ पे अध्ययन किए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किस वैज्ञानिक ने कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें क्या चीज़ दिया, मतलब कि किसी पुस्तक के प्रतिपादक कौन है। 2-3 नियमों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, उसमें से रिजल्ट निकालना है और वहाँ से आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। अंतरात्मक अध्ययन करना है, हालांकि जो जो सिद्धांत दिया है उसमें क्या अंतर है, इस सिद्धांत में क्या अंतर है, इतनी सारी चीज़ों को आपको, बस यही सारा चीज़ है। इसी सारी चीज़ पे बाल विकास या बाल मनोविज्ञान हमारा टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आया बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। देखिए, बाल मनोविज्ञान जो है हमारा, उसी को बाल विकास कहते हैं और उसी को हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। बाल विकास आप कह लीजिए चाहे बाल मनोविज्ञान के लिए। बाल से आपको समझ में आ रहा है कि एक बालक की जो है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि एक बालक की गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन करना, उसका विकास कैसे होता है, उसकी मानसिक चीज़ें कैसे होती हैं, उसकी शारीरिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में। कुल मिला के आप बाल विकास पढ़ते समय आप अपने मन में एक बालक की कल्पना जरूर करिएगा। आप आसपास पड़ोस या घर में भी रहते हैं तो आपके यहाँ बालक हैं, छोटे बालक हैं, तो इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखिएगा तो उनकी एक्टिविटी आपको समझ में आएगी। तो इससे आपको समझने में एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा जुकाम हमको हो गया है, समस्या हो रही है बोलने में, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की जो बात सबसे पहले की थी वो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वर्ग।
यही सब सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, समझनी होगी। वर्क हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वैज्ञानिकों के सिद्धांत को किस तरीके से रिलेटेड करके याद करके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे, आप टेट की तैयारी करेंगे, पढ़ लेंगे, अब वैकेंसी नहीं आती है तो आपको कुछ समय का वेट करना पड़ जाएगा। फिर सुपर टेट जब होगा तो आप वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए आपको जो हम अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में खुद बना लीजिएगा नोटबुक, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत तो ये सबसे पहले जो मनोविज्ञान की बात आई थी वो सर्वप्रथम वर्क वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के थे, यूएसए के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जो है बाल विकास की बात कही, बाल विकास के बारे में समझा। लेकिन उसके बाद जो एक वैज्ञानिक आते हैं पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसको एकदम बेहतर तरीके से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। बात आती है जब वैज्ञानिक तरीके से किसने अध्ययन किया तो पेस्टोलॉजी को लगाते हैं हम लोग। बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जो है पेस्टोलॉजी ने किया, जबकि सर्वप्रथम बात जो की थी बाल विकास की वो बर्क महोदय ने किया था। जो पेस्टोलॉजी थे इन्होंने अपने खुद के पुत्र पर, यहाँ पे देख लीजिए, हमने ये जो गर्भावस्था से शैशवावस्था की बात की थी, तो गर्भावस्था का जो काल होता है वो 0 वर्ष होता है। तो गर्भावस्था के बाद आती है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन ही बाल विकास कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के बालकों का संपूर्ण तरीके से अध्ययन बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये चीज़ देख लीजिएगा। देखिए जो पेस्टोलॉजी थे हमारे, वो क्या किए कि अपने खुद के ही बालक पे, एक उनका बालक था 3.5 वर्ष का जो है पुत्र था, उस पे जो है उन्होंने सही तरीके से अध्ययन किया और उसने अध्ययन करके एक बुक बना दी। एक बुक में आप उसने लिख दिया पेस्टोलॉजी ने, उसका नाम था उस बुक का बेबी बायोग्राफी। देखिए सवाल यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 3 प्रकार का सवाल बन जाएगा। सवाल को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे कि बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बेबी बायोग्राफी में या आपसे सवाल पूछेगा कि 3.5 वर्षीय पुत्र पर, अपने खुद के स्वयं पुत्र पर किसने जो है अध्ययन किया था। ऑप्शन दे देगा वर्क, पेस्टोलॉजी और स्टैनली हॉल, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो पेस्टोलॉजी जो है 3.5 वर्षीय अपने पुत्र पर अध्ययन करके बाल मनोविज्ञान, जो बेबी बायोग्राफी में है सिर्फ बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। जो बेबी बायोग्राफी बुक है इसमें क्या है, बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है पेस्टोलॉजी के बाद आते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल भी जो है बाल विकास के क्षेत्र में अध्ययन करके, काफ़ी अच्छे से अध्ययन करके एक प्रश्नावली का निर्माण किए, एक प्रश्नावली का निर्माण कर दिया। आखिर किस तरीके से बालक का विकास होता है उस पर एक प्रश्नावली ही निर्माण कर दिए। इसीलिए स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल। बर्क ने सबसे पहले जो है इस बाल मनोविज्ञान पे काम किया, शुरुआत की उसने, लेकिन पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके अपने स्वयं के पुत्र पर एक बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी और स्टैनले हॉल ने एक प्रश्नावली का निर्माण कर दिया, जिससे कि स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग बाल विकास में सिर्फ यही चीज़ समझेंगे कि आखिर बालक का विकास कैसे होता है, कोई बालक कैसे बढ़ता है, कैसे बोलना शुरू कर देता है, कैसे धीरे धीरे। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है आग वैज्ञानिक आते हैं। सीरियल से देखना है, वर्क आए थे, पेस्टोलॉजी आए थे, स्टैनले हॉल और क्रो एंड क्रो, ठीक है ना। अगर आप इनको अगर क्रम से याद करना चाहें तो आप इनकी एक ट्रिक भी बना सकते हैं। इनका पहला अक्षर लीजिए, वर्क, देखिए वर्क का पहला अक्षर हो गया हमारा वा, और उसके बाद पास पेस्टोलॉजी का पा, उसके बाद आधा सा और का, ये करके आप ये एक शब्द बना सकते हैं बपस्क। बपस्क अगर आप याद कर लेते हैं तो वर्क, पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल और क्रो एंड क्रो, इनका सीरियल क्रम आपको याद हो जाएगा। देखिए ना, कोई भी चीज़ को स्थायी रूप में रखने के लिए आपको स्वयं से
आपको स्वयं से सिस्टम बनाना होगा किस तरीके से हमको हमेशा के लिए याद रहे। उसके बाद आते हैं हमारे क्रो एंड क्रो। जो क्रो एंड क्रो थे उन्होंने अध्ययन करके 20वीं सदी को बालकों का काल कह दिया। उन्होंने भी बालकों का अध्ययन किया और 20वीं सदी को उन्होंने बालकों का काल कहा है। तो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा 20वीं सदी को बालकों का काल किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो। आपको वीडियो के बाद जो है एक वीडियो में आपको सारे सवाल यहाँ से हम आपको दिखाएंगे बना करके कि किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। बाकी हम वीडियो में बता भी रहे हैं। तो इन सारे वैज्ञानिकों ने बाल विकास पर अपने क्रम से सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से क्रो एंड क्रो ने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा, पेस्टोलॉजी ने कहा। आइए आगे चलते हैं। फिर हम सबसे यहाँ पे अब देखते हैं कि जब बाल विकास के अंतर्गत तो हम यहाँ से सारी चीज़ों को अब शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है कि अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है? अभिवृद्धि और विकास क्या है? देखिए वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, ध्यान से समझिएगा। वृद्धि का बढ़ना और जो है विकास का मतलब होता है कि कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता को दर्शाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये एक बालक था जो 1 वर्ष का बालक था। अगर 1 वर्ष का बालक है और 2 वर्ष के बाद जो है ये क्या हुआ कि इतना बड़ा हो गया, 2 वर्ष के बाद इतना बड़ा हो गया। ये देखिए कि ये 1 वर्ष का बालक था, 2 वर्ष के बाद ये इतना बड़ा हो गया। तो देखिए इसकी क्या हुआ कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। लेकिन इसकी कार्य क्षमता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अगर इसकी कार्य क्षमता नहीं बढ़ी है तो इसका विकास नहीं हुआ है। जैसे कि ये पहले 1 साल का था तो ये अपने हाथ से 1 केजी वज़न उठा लेता था, 1 केजी वज़न उठा लेता था। और अब क्या कर दिया कि ये बढ़ करके ये 5 केजी वज़न उठा ले रहा है। तो इसके हाथ की जो क्षमता है कार्य करने की वो बढ़ गई है। तो इसका क्या हुआ है? इसका विकास भी हो गया है, ठीक है ना। इसका देखिए वृद्धि, अभिवृद्धि चाहे कहिए आप चाहे वृद्धि कहिए, दोनों बात एक ही है। वृद्धि और विकास में अंतर समझ रहे हैं हम लोग। वृद्धि का मतलब बढ़ना हो गया, एक पॉइंट। दूसरा इस तरीके से अगर आप नोट बना के रखेंगे और अच्छे तरीके से देखिए, कोशिकाओं में वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है कोशिकाओं में वृद्धि। जैसे कि उसका हाथ जो था पहले जब 1 वर्ष का था तो उसका हाथ इतना बड़ा था और जब 5 वर्ष का हो गया तो उसके हाथ में क्या हो गया कि वृद्धि हो गई। उसकी कोशिकाएं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, तो हमारे इसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो गई और उसकी क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। देखिए उसकी क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि पहले वो 1 केजी वज़न उठा रहा था, अभी वो 5 केजी वज़न उठा ले रहा है। तो उसके हाथ की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अगर ये अभी भी अगर ये 1 केजी वज़न उठा ले रहा होता तो इसका वृद्धि तो हुई थी लेकिन इसका विकास नहीं हुआ था। जो वृद्धि होती है वो शारीरिक पक्ष उसमें होता है। शारीरिक पक्ष मतलब ये हमारे शरीर की चीज़ें आपको दिखेंगी, शारीरिक पक्ष लिया जाता है। लेकिन जो हमारा विकास होता है उसमें बहुत सारे पक्ष आ जाते हैं। विकास का मतलब है आपका संवेगात्मक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ। छोटा बच्चा था, वो क्या बोलना है कैसे बोलना है कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर नैतिक विकास आया, मतलब बड़े से कैसे बोलना है, छोटे को कैसे बोलना है। उसके मानसिक पक्ष में भी विकास हुआ, उसका मानसिक पक्ष भी विकास हुआ। लेकिन जो है हमारे वृद्धि में जो चीज़ होती है वो सिर्फ शारीरिक पक्ष ही देखा जाता है। शरीर बड़ा हुआ, छोटा हुआ, मोटा हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है कि जैसे आपकी लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, मतलब आप मोटे हो गए या मोटे थे पतले हो गए। तो या आपका वज़न जो था पहले 10 केजी था और आज हमारा वज़न 20 केजी हो गया है। तो इन सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं ये सब चीज़ें हमारी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। अगर देखा जाए तो वृद्धि मतलब कि अगर लंबाई पहले जो है 4 फीट रही होगी तो अब जाकर के लंबाई हमारी 6 फीट हो गई है। तो हमारी ये जो मात्रात्मक वृद्धि हुई है, 4 से मात्रात्मक वृद्धि हुई या संख्यात्मक वृद्धि हुई है, 4 से 6 हो गया है। तो जो हमारी वृद्धि जो होती है वो संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। ध्यान से समझिएगा। बच्चा पहले 4 फीट का लंबा था, उसकी लंबाई में वृद्धि हुई
तो संख्या में वृद्धि हुई। मान लो कि उसकी पहले मोटाई जो थी, पहले वो जितना मोटा था, मान लो कि जो भी मोटा रहा होगा 10-15 सेंटीमीटर जो भी मोटा रहा होगा, 5 साल के बाद और ज़्यादा मोटा हो गया तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि हुई, तब भी मात्रात्मक वृद्धि। भार में की बात करें, जैसे पहले वो 10 केजी था, बाद में जा कर के वो 20 केजी हो गया, तो उसके भार में भी वृद्धि हुई। तो इन सारी वृद्धि, ये सारी चीज़ें जो बढ़ोतरी हो रही हैं, ये हमारी वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि देखा जाए तो हमारी जो वृद्धि होती है वो एकांकी होती है या एक पक्षीय होती है। सिर्फ लंबाई में बढ़ना, चौड़ाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, कुल मिलाकर के शारीरिक वृद्धि। तो हमारी, जबकि जो हमारा विकास होता है वो विकास हमारा जो है गुणात्मक भी होता है, संख्या के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। या तो आप ये कहें कि संख्यात्मक तो होगा ही होगा और गुणात्मक भी होगा। बात करें कि जो बच्चा था वो 5 साल का था, उसके बाद जब 10 वर्ष का हो गया, तो उसके गुणों में भी वृद्धि हो गई, वो अच्छे से बोल रहा है। पहले जो बच्चा था वो कम शब्द बोल पा रहा था, लेकिन अब का जो बच्चा है वो काफ़ी सारे शब्द बोल रहा है। उसने नैतिक विकास कर लिए है, उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ गई है, उसके हर चीज़, उसके जो कोशिकाएं थी उसमें कार्य क्षमता भी बढ़ गई है। तो काफ़ी सारे गुणों का भी विकास हो गया है। तो जो विकास होता है वो हमारा संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास जो होता है संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, लेकिन जो वृद्धि होती हो मात्रात्मक और संख्यात्मक होती है। अब बात करें, जैसे यहाँ पे एक अंकी या एक पक्षी थी, लेकिन जो हमारा विकास होगा वो बहुपक्षीय होगा, क्योंकि मानसिक पक्ष भी उसका बढ़ेगा, नैतिक पक्ष भी बढ़ेगा, संवेगात्मक पक्ष भी बढ़ेगा, शारीरिक पक्ष भी बढ़ेगा। तो जो विकास है हमारा वो बहुपक्षीय है, जबकि अभिवृद्धि जो है हमारी एक पक्षीय है। और देखिए अभिवृद्धि क्या होती है कि अगला पॉइंट जो इसमें हम लोग देखेंगे, जो अभिवृद्धि होती है वो हमारा एक निश्चित समय तक बढ़ती है। किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप, जैसे इस बालक की वृद्धि या इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी एक निश्चित समय तक होगी, 20 साल, 25 साल, 26 साल जो भी है। उसके बाद जो है इसकी लंबाई में बढ़ोतरी कम हो जाएगी, चौड़ाई में बढ़ोतरी कम हो जाएगी, या भार में भी वृद्धि जो है एकदम नगण्य होगी। आप जो है एक सीमा के बाद आपके भार में वृद्धि होगी नहीं। तो जो वृद्धि होती है उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास का मतलब है आप जो है, आप चाहे एकदम बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपकी चाहे लंबाई बढ़ रही हो, आपका भार बढ़ रहा हो, कुछ नहीं, लेकिन आप कोई ना कोई चीज़ आप सीखते रहते हैं। जो मनुष्य है वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है, तो उसके अंदर हर चीज़ का डेवलपमेंट होता रहता है, विकास उसका हर तरीके से होता रहता है। वो अपनी भाषा में विकास कर सकता है, पहले कम अच्छा बोलता था लेकिन धीरे धीरे वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बोलता रहेगा, तो उसका विकास होता रहेगा। तो जो हमारा विकास होता है, देखिए हम इस तरीके से अंतर में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, विकास होता है जीवन पर्यंत चलता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी ये वृद्धि है, जो हमारा विकास है, और इन दोनों को, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो विकास है वो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों है। क्या अगर विकास की बात करें तो विकास में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ें आ गई हैं। और ये जो संख्यात्मक है ये अभिवृद्धि है, ये हमारी अभिवृद्धि है। तो यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो विकास में हमारी वृद्धि निहित है। विकास की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अभिवृद्धि भी शामिल रहेगी, लेकिन अभिवृद्धि की बात करेंगे तो उसमें विकास नहीं शामिल रहेगा, क्योंकि विकास जो है गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों है, अभिवृद्धि मात्र संख्यात्मक है। तो इसमें जो है विकास में अभिवृद्धि शामिल रहती है। तो विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास जो है एक व्यापक है, जबकि अभिवृद्धि एक संकीर्ण प्रक्रिया है। अगर विकास की तुलना में देखा जाए तो अभिवृद्धि एक संकीर्ण प्रक्रिया है, और अभिवृद्धि की तुलना में देखा जाए तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक है। अगर इसकी तुलना की जाए तो, अगर विकास की तुलना अभिवृद्धि से की जाए तो विकास अभिवृद्धि से व्यापक है, लेकिन अभिवृद्धि की बात की जाए, विकास से तुलना की जाए तो अभिवृद्धि हमारी एक संकीर्ण
प्रक्रिया है। अभी हमने बताया कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। ये सब सारी चीज़ें आप एकदम कथन के रूप में दी जाएंगी, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। अगर आप इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से, निश्चित ही हम बता रहे हैं कि आप समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। तो जो अभिवृद्धि होती है, यहाँ पे हमने बताया कि ये हमारा विकास है, इसमें अभिवृद्धि निहित है। लेकिन अभिवृद्धि में क्या, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, अभिवृद्धि में तो विकास नहीं निहित होता है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। अभी हमने बताया जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो अभिवृद्धि क्या होती है, बाह्य स्वरूप इसमें देखा जाता है। मतलब कि बाह्य स्वरूप में बात करते हैं, मतलब ये शरीर है हमारा, ये जिस तरीके से बढ़ रहा है ये बाहर तरीके से आपको दिखेगा, तभी अभिवृद्धि दिखेगी या वृद्धि दिखेगी। इसके अंदर जो है आप जब देखेंगे इसके मानसिक विकास की बात, तो अंदर से नहीं देख पाएंगे आप। इसका जो बाहरी ढांचा है वही आप देखेंगे कि बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है कि मोटा हो रहा है, अरे इसके तो हाथ और लंबे हो गए। तो ये सब हम लोग बाहर से देख रहे हैं और यही हमारी वृद्धि है। तो जो वृद्धि होती है बाह्य स्वरूप होती है और इसको मापा और तौला भी जा सकता है। जैसे कि ये लंबाई आपकी इतनी थी, इसकी लंबाई इतनी थी और कुछ साल के बाद इसकी लंबाई इतनी हो गई, तो इसको मापा जा सकता है, इसको मापा जा सकता है, इसके वज़न को तौला भी जा सकता है। ये भाई इसका वज़न जो है पहले 15 केजी था और इसका वज़न बढ़ गया है, तो इसका वज़न बढ़ गया है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग माप सकते हैं, इसको माप तौल सकते हैं, है ना। इसको माप तौल सकते हैं अच्छे से कि ये किस तरीके से इसका वज़न बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें कि विकास की, तो विकास जो है ये आंतरिक स्वरूप में होता है। आपका मानसिक विकास अंदर है, आप उसके समझ नहीं पाएंगे। बाहर से कोई देख करके, अगर आप खड़े हुए हैं, आपके अंदर कितना विकास हो गया, आपकी भाषा में विकास हो गया, आपके बोलने की क्षमता में विकास हो गया है, आपके व्यवहार में विकास हो गया है, क्या कोई व्यक्ति आपको बाहर से देख करके समझ पाएगा? नहीं। तो जो विकास होता है वो आंतरिक रूप से होता है, उसको अंदर से देखा जा सकता है। इसको सीधे तरीके से मापा नहीं जा सकता है, इसको डायरेक्टली ऐसे सीधे तरीके से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ नियम और कुछ वैज्ञानिकों